राइट, वी आर बैक। आज हम करेंगे लेग्स को। कल के वीडियो में मैं पोस्ट वर्कआउट बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नेक पे इतना ज़्यादा स्प्रेन या फिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने अपने गले को अ, आराम देना सही समझा। उसके अलावा एक और चीज़ थी। रात के ऑलमोस्ट 8:30 या फिर 9 बज चुके थे और मुझे एडिट करके एक्सपोर्ट भी करना था और उसके साथ साथ मुझे अपलोड भी करना था। इसीलिए उस 4 GB करीबन फाइल को मैंने एक्सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज़ हुई उसके अंदर कि जब हम लोग आई मूवी में किसी चीज़ को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक उसमें कैच ये होता है कि आपके फ़ोन पे आई मूवी का ऐप फ्रंट पे होना चाहिए। अगर कोई भी ऐप उसके सामने आया तो वो एक्सपोर्टिंग को रोक देता है और ये नोटिफिकेशन दिखाता है कि आई मूवी मस्ट बी इन द फोरग्राउंड। मैंने फ़ोन की स्क्रीन को छोड़ के फ़ोन को रख दिया while it was exporting। और जब 90% के आसपास हो गया वो, तब एक मुझे नोटिफिकेशन आया, पॉपअप नोटिफिकेशन। और वो था कि बैटरी लो है 20% से कम। ऑल्दो कोई ऐप उसके सामने आया नहीं, बट फिर भी जो 20% वाला जो मार्क होता है वो एक हमको ऑप्शन देता है कि क्या हम लोगों को लो पावर बैटरी लो पावर कौन सा एक फंक्शन होता है ना, जिसमें हम लोग लो पावर में भी थोड़ी ज़्यादा बैटरी तेज चला सकते हैं, बैटरी सेवर करके। तो उस मोड को ऑन करने का ऑप्शन आता है उसके अंदर, या फिर क्लोज करने का ऑप्शन आता है। तो मेरे ख्याल से उसने ये पकड़ लिया कि वो फोरग्राउंड नहीं, वो बैकग्राउंड में चला गया हमारा जो आई मूवी था। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्टिंग रुक गई। एक्सपोर्टिंग में करीबन अगर मैं 4 या 5 GB की बात करता हूँ तो आधा घंटा लगाता है। अगर मैं 7 या 8 GB की बात करता हूँ तो वो लगाता है 1 घंटा या फिर सवा घंटे के आसपास में एक्सपोर्ट करने में। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं अभी। आज हम लोग करेंगे लेग्स को। और पिछले कुछ टाइम से हम लोग हैम्स पर ही लगातार फोकस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज भी मुझे लास्ट टाइम हैम पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम लोग दोबारा क्वाड्स पे फोकस करेंगे। तो आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइंग लेग कर्ल से। और लाइन लेग कर्ल करने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे या तो वेटेड स्क्वाट्स पे या तो मशीन प्रेस पे। आज मैं लेग प्रेस करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा नेक का पेन है ये शायद मुझे अच्छे से स्क्वाट ना करने दे। देखते हैं, अगर मुझसे हो गया तो मैं वेटेड स्क्वाट ही करूँगा, नहीं हुआ तो मैं लेग प्रेस करूँगा। देखते हैं। उसके बाद मैं मूव ऑन करूँगा अपनी फेवरेट लेग एक्सटेंशन के ऊपर। और सीसी स्क्वाट्स के साथ उसका सुपर सेट लगाना है और हम लोग फाइनलाइज करेंगे काब्स के साथ। ठीक है। अब अभी आज डेट हो चुकी है और शायद आज 28 तारीख है, राइट, 28 अक्टूबर। और धीरे धीरे करके ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत मॉर्निंग के टाइम पे फॉग दिखता है और हल्की सी ठंडी हवा चलती है। इस समय पंखा चलाएं या फिर ना चलाएं इसका थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए लो स्पीड पे हम पंखा चला सकते हैं। और क्या हुआ कि मेरे केले ना परसों से ख़त्म हो रखे थे। कल तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। कल मैं शाम को बनाना लाना भूल गया था। आज मैं जिम के बाद मॉर्निंग में ही फ्रेश बनाना 12 लेके आऊँगा। और जिम जाने से पहले आज मैं एक एप्पल खाने वाला हूँ। एप्पल भी बनाना की तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह बना नहीं, सॉरी, सिंपल कार्ब सिंपल कार्ब से बना होता है। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब में अंदर क्या होता है बेसिकली? देखो, जो सिंपल कार्ब्स होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। और जल्दी ब्रेक डाउन होने की वजह से हम लोगों को एनर्जी बहुत जल्दी मिल जाती है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो थ्रू आउट द डे धीरे 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 करके ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर और हमको एनर्जी सस्टेन्ड पीरियड में मिलती है। जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। चीनी होगी, ग्लूकोज हो गया, ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ओट्स,
आपके ग्रेन्स, आपके क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मुझे जो याद है, जब मैं कॉलेज जाया करता था ना, तो मैं मॉर्निंग में स्वीट पोटैटो को बॉईल करके एक कटोरी के अंदर रख के अपने साथ ले जाता था। और मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 9 बजे से, बट मैं फॉर्चुनेटली सुबह 8 बजे ही पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे पापा मेरे लिफ्ट देते थे मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाते समय। तो मैं 1 घंटा वहाँ कॉलेज में बैठकर मैं खाया करता था ये स्वीट पोटैटो। उस स्वीट पोटैटो की वजह से थ्रू आउट द डे मेरे अंदर एनर्जी सस्टेन रहती थी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और उसको ब्रेक डाउन होने में समय लगता है। अब मैं जिम जा रहा हूँ, तो जिम जाने से पहले मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मुझे एनर्जी अभी चाहिए, मुझे एनर्जी एक सस्टेन पीरियड में नहीं चाहिए। इसलिए मैं अभी फ्रूट्स, ग्लूकोज या फिर चीनी कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है। अ, हम लोग जब क्या बोलते हैं हैम्स पे फोकस करेंगे, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमेशा की तरह दोनों लेग को सेपरेट करने के बाद हर सेट में एक फुल दोनों पैरों को एक साथ सेट लगाने की कोशिश करें, विदाउट ड्रॉपिंग द वेट या फिर विदाउट इंक्रीजिंग द वेट। मैंने देखा है कि जब मैं कम वेट पे अच्छे से फोकस करके लगाता हूँ, तो मेरे हैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा वेट लगा सकता हूँ, बट मैं फिर भी हैम्स के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं लगाता, क्योंकि मेरा इफेक्ट का जो ग्राफ है ना, वो ऐसा होता है, मतलब साइन की तरह होता है, या फिर एक पैराबोला मान सकते हैं उसको। तो जो इफेक्ट का ग्राफ है, वो एक पॉइंट के बाद वो कम होता रहता है, मतलब धीरे से नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है और उसके बाद कम होता रहता है। जैसे जैसे मैं वेट एक पॉइंट के बाद वेट बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे करके कम होता रहता है। सेम चीज सेट पर डे फॉर अ मसल भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 सेट लगाते हो, तो आपका ग्राफ का जो कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, मैक्सिमम वाला हिस्सा है, ये मैक्सिमम होता है 6 सेट पे। अब 6 सेट के बाद आप जो भी सेट लगाओगे उस दिन, वो आपको इफेक्ट तो देगा, लेकिन इफेक्ट धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 सेट लगाए, तो थोड़ा सा कम इफेक्ट देगा वो, 6 सेट के मुकाबले वो पीक होता है ना। आपने 10 सेट लगाए तो और कम इफेक्ट देगा किसी भी मसल के ऊपर। आपने 12 सेट लगाए तो और इफेक्ट कम देगा। मैंने देखा है कि लोग चेस्ट डे के दिन मल्टीपल सेट्स लगाते हैं एक ही चेस्ट ग्रुप का। फॉर एग्जांपल, पहले पहले बेंच प्रेस करते हैं, फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं, फिर डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं, फिर डंबल्स करते हैं, फिर फ्लाइज करते हैं, फिर पेक डेक करते हैं। 6 एक्सरसाइज हो जाती है और 6 तिया होता है 18। आपका नीचे जीरो से स्टार्ट करके 6 सेट पर पीक ग्रोथ आती है। उसके बाद जितना जितना आप सेट बढ़ाते रहते हैं, ग्रोथ आपकी कम होती रहती है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन में मैक्सिमम 6 से 8 8 सेट लगाऊंगा, और 6 से 8 सेट लगाने के बाद 2 दिन या 3 दिन रिकवर होने के टाइम लगेगा चेस्ट को। उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट, मेरा ग्राफ जीरो से ही होता है। मतलब एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे ना, तो ग्राफ रीसेट हो जाता है। तो ये फायदा होता है स्प्लिट में करने का, इंस्टेड ऑफ डूइंग द ब्रो स्प्लिट। ठीक है। आज मैं मॉर्निंग में उठा हूँ 4:30 बजे, और उठने के बाद ये जो मेरे फेस में थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा लग रहा होगा ना, ये एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, साफ पानी लेता हूँ आरओ का, उसको उसके अंदर बर्फ़ डालता हूँ और अपना फेस उसके अंदर पूरा स्प्लैश कर लेता हूँ, ताकि मेरी जो फेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है मॉर्निंग का, वो कम हो जाए, मेरी आंखें अच्छे से खुल जाएं, और मेरे दिमाग को ये शौक लगे एकदम से उठने वाला। तो काफ़ी इफेक्टिव होता है वो। और आपको ये बहुत सारी कंपनियां बताएंगी नहीं कि आपको हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी काफ़ी है। आपको वो लोग बोलेंगे फेस पैक लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ये फेस वॉश लगा लो, ये सीरम लगा लो मुंह पे। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं। पिछले कई साल मैं सीरम लगाता था मुंह पे, वो जो इतनी सी बॉटल में आता है सीरम, ड्रॉपर करके जो होता है, वो लगाता था। फेस वॉश से फेस धोता था, अलग मॉइस्चराइजर लगाता था फेस के ऊपर। भाई मुझे पता लगा फिर कि असली जो फेस की जो चमक है ना,
वो इन सब चीज़ों से तो आएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से नहीं आएगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आएँगी। इन सब चीज़ों से शायद इतनी आएँ, ठीक है? अगर आप ढंग से खाना खाते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ढंग से खाना खाओ, ढंग से पानी पियो, आपकी जो ग्रोथ होगी ना फेस के चमक की, वो यहाँ पे होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई एक बंदा है, कोई एक जिम गोअर है, वो खाता है समोसा, वो खाता है पिज़्ज़ा, वो खाता है बर्गर, ठीक है? और रोज़ खा रहा है वो, या फिर हफ्ते में 3 या 4 बार खा रहा है, उसकी बॉडी उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाएगी, है ना? वो वे प्रोटीन ले रहा है साथ में, और मान लो वो बंदा बीमार हो गया, तो क्या बोलेगा सबसे पहले? वे प्रोटीन ने मुझे बीमार किया। भाई तुम समोसा खा रहे हो, तुम पिज्जा खा रहे हो, तुम बर्गर खा रहे हो, उस चीज को कभी नहीं बोलने वाले तुम। जो चीज अच्छी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वो खराब है, उसकी वजह से मेरे को ऐसा हुआ है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग क्रीम लगाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, जब हम लोग सीरम लगाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी वो स्किन को ठीक कर देगा। लेकिन हमारे असली प्रॉब्लम स्किन खराब नहीं है, हमारी असली प्रॉब्लम है जो स्किन से कनेक्टेड है चीजें। स्किन भी, खून जाता है हमारी स्किन के अंदर, है ना? हमारा ब्लड जब तक साफ नहीं रहेगा तब तक हमें पिंपल्स, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल, हर चीज आती रहेगी, क्योंकि हमारा ब्लड साफ नहीं है। ब्लड साफ रखने के लिए हमको ढंग से पानी और ढंग से खाना खाना पड़ेगा, है ना, ताकि हमारा ब्लड बार बार फिल्टर होता रहे, इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई भी एंटीजन ऐसा ना आए जो हमारे ब्लड को गंदा करे, जो हमारे फेस को गंदा करे, जो हमारी बॉडी को गंदा करे, है ना? तो साफ पानी पीना, रोज पीना, एटलीस्ट 5 लीटर से 6 लीटर पीना, अच्छा खाना खाना, आपको किसी भी क्रीम, किसी भी सीरम या फिर किसी भी मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये सीरम वीरम लगाना पिछले 1 साल से छोड़ा हुआ है। बिलीव मी, पहले मैं सोचता था कि ये सीरम वीरम लगाने से बहुत फ़ायदा होता था मेरे अंदर, बट जो असली फ़ायदा था वो अच्छा खाना और अच्छे पानी से होता था। अब मैं सिर्फ फेस वॉश से मुंह धोता हूँ, क्योंकि फेस वॉश से खाली मुंह धोता हूँ, वो भी रात में एक बार ही, और कुछ नहीं। तो मेरा फेस वैसा का वैसे ही रहता है, चाहे मैं पहले सीरम लगाता था चाहे मैं अभी लगाता हूँ, सेम फेस है, कोई कोई अंतर नहीं दिखता मेरे को इसके अंदर, ठीक है? तो अब मैं इस एप्पल को फिनिश करता हूँ और रेडी होकर मैं जिम के लिए निकलता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं डायरेक्टली जिम में, और हम स्टार्ट करेंगे लेग कर्ल से, ठीक है? चलिए बाय। ऑलराइट, तो that's it. 25 up.
50 किलो पे दोनों पे। All right, perfect. What is the ladies? Fifty kg double legs. Alright, पहला सेट 25 किलो. Let's see. Let's go.
एक और। Let's go. Go. Apa? Alright, 100 kgs. Second set. Go. आंखों में पसीना चला गया। Leave it.
Once again, push that, lost it. Again. देखना ऊपर, देखना, देखो ऊपर 2 सेकंड, इधर मेरे पैरों को देखो, नीचे 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, ऐसे, ठीक है, 1 3 4 5, 1 2 1 2 4 5, 1 2 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 2 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 5, 4 Let's go.
All right, let's hope it's visible. Let's flex and go home. Oh fuck, this thing. पूरे कठोर हो गए पैर. एंड वी आर बैक एट होम. तो आज जो हम लोगों ने लेग्स की एक्सरसाइज करी है, मेरे ख्याल से उसको मैं रेट करना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10. मैं 10 आउट ऑफ 10 इसको रेट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो एम बनाया था हैम्स को टारगेट करने का, वो शायद आज पूरा नहीं हो पाया. क्योंकि हैम्स में जब मैं सिंगल लेग कर रहा था तो मुझे पता लग रहा था कि जो मेरे पैर हैं वो उनकी नॉर्मल पोजीशन से डेविएट हो रहे थे. मतलब जो पैर है वो उठाते समय पूरा ऊपर सीधा आना चाहिए आइडियल पोजीशन में, और अगर नहीं आते हैं तो वो एक एंगल में करके आते हैं. तो मेरे ख्याल से हमें ओवरऑल वेट को और कम करना पड़ेगा अपने, जो हम लोग लेग्स का रेस करते हैं, जो हम लोग लेग कर्ल कर रहे होते हैं. जब हम ओवरऑल वेट को कम करेंगे, मतलब जो 25 किलो लगा रहे हैं उसकी जगह हम लोग अगर 20 किलो लगाएंगे, तो शायद हम अपने पैरों को ऊपर आते समय पूरा स्क्वीज अच्छे से कर पाएं विद प्रॉपर पाथ या फिर प्रॉपर ट्रेवर्सल पॉइंट. ओके, तो मुझे लगता है कि एक खामी आज के लेग वर्कआउट में ये थी. और जहाँ तक हमारे क्वाड्स की बात है, हमने क्वाड्स पूरे फोड़ दिए अच्छे से, काव्स हमने फोड़ दिए अच्छे से. कंपाउंड एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स पे जो हुई थी, हम ज़्यादा वेट लगा सकते थे, बट आज मैंने 25 किलो पे ही तीनों सेट लगाए क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट अपना आज बेस बना लूँ. अब मैं अगली बार क्या करूँगा, 25 किलो के 2 सेट लगाऊंगा और एक 30 किलो का सेट लगाऊंगा ताकि मैं अपने आप को पुश कर सकूं वीक बाय वीक. ठीक है, तो हमने एक अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर लिया है 25 किलो के 3 सेट लगाने के बाद. अब हम इस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करेंगे ताकि हमारी मसल जल्दी फटीग या फिर जल्दी फेलियर को अटेन करे. ठीक है, एक बात ये अच्छी हुई कि जिम के खत्म होने के बाद मैंने आज प्रॉपर तरीके से अपनी लेग की स्ट्रेचिंग करी है, बॉडी की स्ट्रेचिंग करी है, और घुटनों की जो एक एक्सरसाइज होती है उसको भी किया है. तो उसको करने की वजह से मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म मेरे जो नीज हैं वो हेल्दी रहने वाले हैं. ठीक है, और आते समय मैं बनाना लेके आया हूँ अपने साथ, तो 12 के लिए मुझे 80 रुपये के पड़े हैं. तो आज का अपडेट ये था. और मेरी गर्दन थोड़ी बहुत ठीक है. जितना मुझे एम था, जितना मुझे उम्मीद थी कि मैं लेग कर्ल्स में पहली एक्सरसाइज में मेरे को दर्द होने वाला है, उस समय नहीं हुआ. मुझे उम्मीद थी कि स्क्वाट्स में भी मुझे दर्द होगा क्योंकि मुझे ऊपर दिखना पड़ेगा, मुझे दर्द नहीं हुआ. और जहां मुझे सबसे कम उम्मीद थी लेग एक्सटेंशन में, वहां सबसे ज़्यादा मुझे नेक का सहारा लेना पड़ा. सरप्राइजिंगली जब हम अपनी पोजीशन को लॉक कर लेते हैं लेग एक्सटेंशन में, जब हम लोग पैर ऊपर करते हैं अपने, तो लेग एक्सटेंशन करते समय हमारी गर्दन से लेकर पूरी स्पाइन एक साथ वेट को उठाती है. ये मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुझे जानकारी अपनी चोट लगवाने के बाद ही लगी है. तो कितना अमेजिंग चीज़ है ना ह्यूमंस में, जैसे कि आपकी मतलब गर्दन से लेकर पूरी पीठ, इवन आपके हिप्स, सब आपके पैर को उठाने का काम कर रहे हैं एक साथ में. तो बहुत खतरनाक, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, मतलब इसको डिस्कवर करना खुद से. जब मैं एक एक रेप लगा रहा था तो मैं यहाँ पे पेन महसूस कर पा रहा था, तो मतलब मेरे नेक के जो मसल्स हैं वो एंगेज हो रहे थे. काफ़ी अमेजिंग चीज़ है. आप सेल्फ ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे कभी आपको चोट लगे तो ये पॉजिटिव चीज़ भी बोल सकते हैं चोट लगने का, कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो गर्दन है, मेरी तो गर्दन में चोट लगी है ना, आपकी गर्दन
किस किस मूवमेंट में यूज हो रही है। और मैं आपको सच बताऊं, पूरे दिन में 99% मोशंस में गर्दन का काम होता है। क्योंकि मुझे, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे मैं लेटा हूँ, चाहे मैं बैठा हूँ, कोई भी पोजीशन में हूँ, कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, हर एक के अंदर मेरी नेक की मसल्स यूज हो रही हैं कुछ ना कुछ करके। हमारा जो हेड है ये शायद 5 से 6 किलो का होता है, और इसको होल्ड करने के लिए हमारा जो नेक होता है ये बहुत स्टेबल और वेल बिल्ड होना चाहिए, है ना। तो एक चीज मैंने ये फाइंड करी थी आज, और कल हम लोग करेंगे चेस्ट को, ठीक है। आज मैंने सुबह पता है क्या बात कर रहा था आप लोगों से, कि कोई अगर समोसा कचौड़ी वगैरह खाता है या फिर पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाता है, तो देखो अगर आपको कट करना है ना, मतलब अगर आपको श्रेड करना है, इवन तो आपको बल्क भी करना है, तो ये जो अननेसेसरी फैट होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसको हम लोग ऑयल में बोलते हैं, ऑयल आता है इससे, जिससे चीज़ें तली जाती हैं, चीज़ें ऊपर डाला जाता है, डीप फ्राई करी जाती हैं, है ना, जिससे पैटी वगैरह बनती है ना। तो ये जो ऑयल होता है ना, ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, और ज़्यादातर इंसानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल ये ही बनाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हैं ना, और ढंग से एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, तो 99% चांस है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी अगर आप डेली इन चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो, ठीक है। अगर मॉडरेट लेवल पे आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि आप अगर 2-4 हफ्ते में एक बार खा लिए, ठीक है, मन को संतुष्टि देने के लिए आप खा सकते हैं। मगर आप अगर रोज खाते हैं तो आपकी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करेगी। ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ें टेस्टी होती हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बॉडी अगर इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए मेहनत करेगी, तो जो आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो जिम के अंदर, उधर मेहनत नहीं कर पाएगी, ठीक है। इस फूड में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अगर हम लोग, मतलब इस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम मसल ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये इन शॉर्ट है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खाइए, मैं भी खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। इनफैक्ट मैंने कल ही सैंडविच खाया था बाहर से, बट एक मॉडरेट लेवल में, है ना, 2-4 हफ्ते में एक बार ही हमने खा लिया, चलेगा। और ट्रस्टेड जगह से खाओ, है ना। एक बात थी, मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि यूएस में ना 3 या 4 साल पहले, जो हम नॉर्थ इंडियंस कच्ची घानी का तेल खाते हैं, इसको सरसों का तेल बोलते हैं, उसको बैन किया हुआ यूएस में और कनाडा में भी, क्योंकि उसके अंदर रिसर्च पाई गई कि वो एसिड बढ़ाता है शरीर के अंदर। अब देखो, कुछ सालों पहले ना, कुछ सेंचुरीज पहले, मतलब शायद सेंचुरीज नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं, जब से इंडिया की जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 के बाद, नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, उसके बाद से ना एलपीजी रिफॉर्म होता है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज खोल पा रही थी, या फिर बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो compete करना स्टार्ट कर दिए थे विद इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। 1991 से पहले हमने सिर्फ इंटरनली compete किया था, और 1991 के बाद हम लोग दुनिया की हर ब्रांड से compete करना स्टार्ट कर दिए थे। इसलिए आप देखोगे कि 1991 के बाद हमारे इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आया, ठीक है। ये मेन रीज़न था, और बूम भी सबसे ज़्यादा 1991 के बाद ही हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, बस सिंपल से बता देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, उसने 1991 में नरसिम्हा राव जी के सरकार को रिकमेंड किया था कि आप अपनी बाउंड्रीज को खोलिए और एलपीजी रिफॉर्म्स लाइए। इसलिए वो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, ठीक है। और खैर, मेरे बताने का मतलब ये है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ना, आप देखोगे कि जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप दिल्ली दिल्ली के आसपास देखोगे तो टेम्परेचर 0 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। मैं हर साल देखता हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर 45-46 तक आराम से पहुंच जाता है दिल्ली के अंदर। और अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो टेम्परेचर ऑल थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट रहता है, ठीक है। मतलब मान लो कि 25 से 30
या फिर 35 डिग्री के आसपास इसी डिग्री में घूमता है, ना ज़्यादा नीचे जाता है ना ज़्यादा ऊपर जाता है। तो आप अगर देखोगे ना, जो हमारे सतपुरा रेंजेस हैं, जो अगर आप इंडिया को बीच में से डिवाइड करोगे, जो मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया होता है, जो नर्मदा रिवर डिवाइड कर दिया, तो उसमें आप देखोगे कि जो नॉर्थ इंडियंस है ना, वो ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और जो साउथ इंडियंस होते हैं वो ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल 15 डिग्री के जब नीचे आता है ना, तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। हम नॉर्थ इंडियंस सर्दियों में कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, और साउथ इंडियंस क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कच्ची घानी बहुत कम यूज़ होता है। इसलिए अगर आप प्रोडक्शन देखोगे, तो कच्ची घानी का नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होता है और कोकोनट का साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मेरा इस चीज़ को बताने का ये मतलब है कि अगर आप अपनी नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से तेल कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ इंडियंस का जो नेचुरल हैबिटेट है वो नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ का जो एरिया है यहाँ पे कच्ची घानी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो कच्ची घानी नॉर्थ इंडियंस के लिए बेस्ट ऑयल है। और जो सदर्न साउथ इंडियंस हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ता है, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फूड में यूज़ हो सकती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑलिव ऑयल, या फिर घी भी थोड़ा महंगा आता है, हम कच्ची घानी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि यूएस और कनाडा में ये चीज़ बैन है। देखिए जो स्टडीज़ इनके ऊपर करी गई थी, ये हेविली फंडेड थी उन कंपनी से जो पाम ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। तो पाम ऑयल आप सब लोग जानते हैं कि जो थाईलैंड और इंडोनेशिया से आता है, ठीक है। इंडिया में बहुत कम प्रोड्यूस होता है, 5% खाली इंडिया में प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा या फिर विशाखापट्टनम साइड में, और जो 95% है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं पाम ऑयल को। और आप किसी भी पैकेट वाली चीज़ के अंदर देखोगे, उसके अंदर आपको पाम ऑयल जरूर दिखेगा, चाहे आप बिस्किट देख रहे हो उसमें पाम ऑयल का यूज़ होता है, चिप्स में पाम ऑयल का यूज़ होता है, और आप नमकीन में देखोगे उसमें पाम ऑयल का यूज़ होता है, क्योंकि पाम ऑयल हमें इम्पोर्ट के टाइम बहुत सस्ता पड़ता है। अब ये जो यूएस वाली कंपनी थी ना, इन्होंने हमारे कच्चे खाने को फंडिंग करके उनकी रिसर्च निकाली और ये बता दिया कि ये एसिडिक है, और ये बताया कि कच्ची खानी बेकार चीज़ है, घी बेकार चीज़ है, पाम ऑयल है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाम ऑयल बहुत कम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है और बहुत हाई टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है। इन लोगों ने पूरे इंडिया में पाम ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी। अब चूंकि पाम ऑयल सस्ता भी है, इसलिए वो हर चीज़ में यूज़ होने लग गया। तो ये बात थी। एक और एक और पॉइंट था इसके अंदर, मैं कल बात करूंगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे एक एमएसपी के बारे में बात करनी थी, इसके बारे में भी कि ये पाम ऑयल और कच्ची घानी या फिर सीसम ऑयल, ये सब सेसम में भी बोल सकते हैं शायद, सीसम, तो जो तिल वगैरह का तेल होता है, इनके ऊपर एमएसपी कैसे दी जाती है, या फिर हम लोगों को कंज्यूम क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब मैं प्रोटीन पीता हूँ, 4 केले खाता हूँ और दिनचर्या का काम शुरू करता हूँ। आपसे मैं मिलता हूँ कल। ओके, बाय।